तो हमें क्या करना है, अब यहां से हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये वैल्यू क्या है, फिक्स पॉइंट है और सेम कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे इसको कार्टेशियन फॉर्म से भी। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन जो है उसको मैंने लिखा L1 x माइनस का a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू x माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू y माइनस, और ये होगा z माइनस का a3 अपॉन b3। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या ले लिया, एक लैम्डा की वैल्यू ले ली। तो यहां से अगर हम वेरिएबल पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है b1 लैम्डा प्लस a1, y इज इक्वल टू आएगा b2 लैम्डा प्लस a2 एंड z इज इक्वल टू आना चाहिए b3 लैम्डा प्लस a3। ये एक वेरिएबल पॉइंट होगा जो कि इस L1 का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो L1 का अगर कोई भी पॉइंट हो सकता है तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए L2 लाइन कोई दी गई है x माइनस का a1 डैश अपॉन b1 डैश इज इक्वल टू y माइनस a2 डैश अपॉन b2 डैश इज इक्वल टू z माइनस a3 डैश अपॉन b3 डैश इज इक्वल टू हमने ले लिया है म्यू। क्या ले लिया, म्यू ले लिया, इसके बाद चेंज कर दिया। ठीक है ना, अब इस लाइन के लिए वेरिएबल पॉइंट क्या हो सकता है, इस लाइन के लिए वेरिएबल पॉइंट होगा x इज इक्वल टू, हम इसी को लिख लेंगे b1 डैश लैम्डा प्लस a1 डैश, y इज इक्वल टू होगा b2 डैश, सॉरी लैम्डा नहीं म्यू होगा यहाँ पर, और यहाँ पे म्यू प्लस का a2 डैश आएगा एंड z इज इक्वल टू आएगा b3 डैश म्यू प्लस का c3 सॉरी a3। ठीक है ना, a3 डैश। ये इसके थ्रू आपको पास वेरिएबल पॉइंट आ गए। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों ही पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। दोनों क्या है, कॉमन पॉइंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये x और ये x इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये हो गया, तो हम इसे लिखें b1 लैम्डा प्लस a1 इज इक्वल टू b1 डैश म्यू प्लस a1 डैश। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं हम इसे। सिमिलरली हम लिखेंगे b2 लैम्डा प्लस a2 इज इक्वल टू b2 डैश म्यू प्लस a2 डैश लिख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन b3 लैम्डा प्लस a3 इज इक्वल टू हो सकता है b3 डैश म्यू प्लस a3 डैश, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अननोन कितने हैं, लैम्डा एंड म्यू, दो वैल्यू अननोन है। तो दो वैल्यू अननोन अगर है तो हमें दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम 1 and 2 या 2 and 3 या 3 and 1, किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 and 2 लिख दिया है, फाइंड 1 and 2। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लैम्डा म्यू फाइंड आउट किया और देन करिएगा, इस चीज को ध्यान रखना है, इफ लैम्डा एंड म्यू सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन जो कि रिमेनिंग इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड से आपने लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट की है, और जो रिमेनिंग इक्वेशन दैट इज अ थर्ड इक्वेशन, तो सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन देन लाइंस इंटरसेक्ट, अदरवाइज नहीं करती। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी और अदरवाइज नहीं होगी। अब मान लीजिए सेटिस्फाई कर जाती है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो लाइन सेट लैम्डा म्यू की वैल्यू थर्ड को सेटिस्फाई करेगी। देन क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट लैम्डा इन, यहां पुट कर दीजिए ए, इसको हम ए बोल देते हैं और इसे हम बी बोल देते हैं। लैम्डा इन ए आर म्यू इन बी, लैम्डा की वैल्यू ए में आप पुट कर दीजिए या म्यू की वैल्यू को बी में पुट कर दीजिए, और जो भी वैल्यू आती है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। प्रोसीजर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने बात कर ली कि एक वेरिएबल पॉइंट दोनों का ले लेंगे और दोनों को कंपेयर करके हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, और जिन दो वैल्यू से दो इक्वेशन से हम लैम्डा म्यू की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वहां पर हम लैम्डा म्यू की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। अगर इंटरसेक्ट होता है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो लैम्डा म्यू को सेटिस्फाई करेगी,
अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है ना। तो एक कंडीशन भी आ जाती है आपके पास कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। और फिर लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को जो आपने वेरिएबल पॉइंट कंसीडर किए थे उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें मिल जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। So that the line x minus 1/2 is equal to y minus 2/3 is equal to z minus 3/4 and x minus 4/5 is equal to y minus 1/2 is equal to z intersect, find their point of intersection। तो point of intersection निकालना है, तो सिंपल सा तरीका हमने बता रखा है ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी इक्वेशन आपको दी जाती है उसके लिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। x minus 1/2 is equal to y minus 2/3 is equal to z minus 3/4 और इसको हमने एज्यूम करके लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है। अगर लैम्डा है तो यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू क्या निकल सकती है? x इज इक्वल टू क्या हो सकता है? अगर हमने 2 देखा, 2 को हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। 2 लैम्डा हो जाएगा, ये हो गया 2 लैम्डा और ये माइनस उधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस का 1 आ गया, x आ गया। सिमिलरली y के बारे में बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा? 3 लैम्डा और माइनस 2 में तो प्लस 2 हो जाना चाहिए और z इज इक्वल टू होगा 4 लैम्डा प्लस 3। ये x y z की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस 4/5 इज इक्वल टू है y माइनस 1/2 इज इक्वल टू है z। z मींस z माइनस 0/1। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। इज इक्वल टू में क्या यूज कर दिया? मीन। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल यूज कर दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। अब x इज इक्वल टू होना चाहिए 5 म्यू प्लस 4, y इज इक्वल टू जाएगा 2 म्यू प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू आएगा म्यू। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया कि लाइन पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर दिया। ठीक है, लाइन पे क्या कर दिया? वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर दिया। अब मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, उसके लिए वेरिएबल पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट के लिए L1 भी सेटिस्फाई करना चाहिए और L2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ना, बस में ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो क्या होगा? x y और z के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 है, यहाँ पर क्या है? 5 म्यू प्लस 4 है, तो हमने क्या लिखा? 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। एक इक्वेशन आपके पास किया जाती है। दूसरी इक्वेशन ये है 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। ये सेकंड इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन है z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू। दिस वन थर्ड। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी है। तो 3 इक्वेशन में हमारे पास रूल क्या होता है कि आपको करना क्या है? इन तीनों में से किसी 2 को हम सॉल्व करते हैं और इनसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं और थर्ड में सब्स्टिट्यूट करके क्या करते हैं? वेरीफाई कर लेते हैं कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये इक्वेशन आसान लग रही है विथ रिस्पेक्ट टू इन दोनों की, तो हम क्या करते हैं? सेकंड और थर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेकंड और थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या है? 4 लैम्डा प्लस 1। हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट म्यू इन सेकंड हमने पुट कर दिया। तो देखिए क्या आएगा? क्या आएगा? 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू की वैल्यू है 4 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3 एंड अब प्लस 1। ओके, सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा 8 लैम्डा प्लस 3 2 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ गया 5 लैम्डा। इधर ट्रांसफर किया -5, सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आ गया। अगर लैम्डा आ गया है तो हमने सॉल्व किसको किया है? सेकंड और थर्ड को। तो म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू आएगा लैम्डा की वैल्यू माइनस इनपुट की तो ये आएगा -4 प्लस 3 -1। आगे म्यू की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब हमें करना क्या है? वेरिफिकेशन। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट
क्योंकि सॉल्व किससे किया था, सेकंड और थर्ड से सॉल्व किया था। तो इसमें को वेरीफाई करा देंगे, तो वेरीफाई करा देंगे बेटा। देखिए 2 लैम्डा की जगह -1 हो गया, +1 हो गया इज इक्वल टू 5 टाइम्स लैम्डा म्यू की जगह -1 + 4। वैसे देखिए -2 + 1 -1 और इज इक्वल टू आ गया -4 -1 मीन्स इट satisfied the third equation, the first equation, third मतलब जो अननोन था, मतलब जो हमने सॉल्व नहीं किया था, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट कर दें, अब हम बात करते हैं कि इंटरसेक्टिंग के लिए जो वैल्यू आनी चाहिए वो है क्या। तो बात करते हैं पॉइंट क्या होना चाहिए। तो पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स का मतलब पॉइंट क्या होंगे। देखिए जब भी लैम्डा या म्यू की वैल्यू मालूम हो जाती है तो वहां पर लैम्डा पुट करने के लिए एक ऑप्शन ये होता है जहां पे आपने लैम्डा को लिया था, और म्यू पुट करना तो आप यहां पुट कर लीजिए, ठीक है ना। वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू -1 पुट किया, तो यहाँ देखिए -1 पुट किया तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, -2 + 1 मीन्स -1 हो गया। y इज इक्वल टू देखते हैं -3 + 2 -1 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू देखा जाए -4 + 3 आगे -1, ठीक है। अब म्यू को भी चेक कर लीजिए, म्यू के लिए -1 पुट कीजिए, -5 + 4 -1 -2 + 1 -1 और -1, मतलब सेम वैल्यू आएगी। सो दिस वन इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा काम आपको क्या करना है कि भाई जो भी दो लाइनें हैं उनके लिए एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, और दोनों वेरिएबल पॉइंट को हम क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। दोनों ही वेरिएबल पॉइंट को क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। और कंपेयर करने से हमारे पास कितनी इक्वेशंस आएंगी, 3 इक्वेशंस आएंगी। किसी भी दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, थर्ड सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड अगर सेटिस्फाई होगा देन लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ओके, अब मालूम हो गया हमें। ओके, अब जब मालूम हो गया तो थर्ड को सेटिस्फाई कर दिया, और थर्ड सेटिस्फाई करने के बाद क्या करना है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू को सिंपल सा इन पॉइंट्स को जो वेरिएबल पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और क्वेश्चन वही है कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। आपको चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बारे में बात नहीं की गई है, तो जस्ट हम लोग क्या करना है, थर्ड इक्वेशन तक काम करना है, ठीक है ना। तीनों इक्वेशन निकालने के बाद लैम्डा म्यू की वैल्यू को ला करके थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। इक्वल होगा, सेटिस्फाई करेगा मींस इंटरसेक्ट करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पॉइंट निकालने के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहली बात तो ये इक्वेशन जो दी गई जिसका वेरिएबल पॉइंट क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स वाई जेड। क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है, आर वेक्टर हो गया। अच्छा यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, ये आई का कंपोनेंट हो गया। जे का कंपोनेंट -1 है, जे कंपोनेंट क्या है -1, और k का कंपोनेंट देखा जाए तो यहां पे 0 है और यहां पे लैम्डा है, मींस वेरिएबल पॉइंट आपके पास आ गया। बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सा काम है, जस्ट कंपेयर कर लिया। r की वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड मान लेते हैं, xi + yj + zk मान लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वेरिएबल पॉइंट आ गया। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें तो इसका xy z क्या आ रहा है, देखिए तो i का कंपोनेंट है 2 और प्लस म्यू, i का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। j का कंपोनेंट देखा जाए तो -1 और प्लस म्यू आ रहा है। k का कंपोनेंट यहां पे देखा जाए तो 0 है और यहां पे आ रहा है -म्यू। ओके, हमारे पास वेरिएबल पॉइंट की वैल्यूज पता चल गई हैं।
अब हम लोग को सिंपल सा काम ये करना है कि भाई इक्वेशन को चेक कर लीजिए, ये दोनों ही पॉइंट सेम होने चाहिए। मीन्स हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस म्यू, फर्स्ट मान लेते हैं। -1 इज इक्वल टू आएगा -1 प्लस म्यू, इसे सेकंड ले लिया। और थर्ड ले लिया लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दो इक्वेशन तो आ ही जाएंगे, हम सेकंड और थर्ड को फिर से सॉल्व कर देते हैं। म्यू की वजह आपको यहां से दिख रही डायरेक्ट कि 0 है, म्यू 0 है। अगर म्यू 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा भी 0 आ गया, ठीक है ना। अगर म्यू 0 है तो लैम्डा क्या आ गया, 0 आ गया। अब म्यू और लैम्डा की वैल्यू मालूम हो गई, इन दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, थर्ड में पुट कर देते हैं। चेक कीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दी, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ये आपको दिख जाएगा। मतलब लैम्डा एंड म्यू डज नॉट satisfy the third equation, implies that lines do not intersect. ठीक है, बात समझ में आ गई। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करी, इसका मतलब है कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ओके, तो हमने एक काम कर लिया कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बता दिया आपको। एक इक्वेशन तब भी सॉल्व कर ली जबकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन यहाँ पे है find equation of two lines through the origin which intersect the line x minus 3 upon 2 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z upon 1 at angle of pi by 3 each। मतलब सीधा सा है कि अगर कोई एक लाइन दी गई है, उस लाइन से हमें दो लाइनों के बारे में बात करनी है। वो दो लाइनें क्या कर रही है, वो पास कहां से हो रही है, वो ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। और इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, पाई बाई 3 एंगल फॉर्म कर रही है। तो हम लोग ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो लाइन दी गई, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया y माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। इस लाइन को दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। पास कहां से हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। और ये दोनों ही लाइनें जो हैं, ये जो लाइन है, ये एंगल जो फॉर्म कर रही है वो इसके साथ पाई बाय 3 का एंगल फॉर्म कर रही है। ये लाइन भी क्या कर रही है, पाई बाय 3 का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो देखिए हमें एक पॉइंट पता है, अगर मुझे इसका डायरेक्शन पता चल जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो जाए तो भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए ए है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, आइदर ए बी के पॉइंट अगर मालूम चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको काम कर देते हैं कि इसको हम एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या कंसीडर कर दिया, लैम्डा। सो अ पॉइंट ए एंड बी आर रिटन एज 2 लैम्डा माइनस 3, तो ये हो जाएगा +3, लैम्डा होगा +3 हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, लैम्डा आ गया। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये a हो सकता है और b हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल पॉइंट हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए ये a और b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट हमें मिल चुका है, ये पॉइंट है, देखो। अच्छा, हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट P है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP मतलब होगा P माइनस A। तो P माइनस A अगर देखा जाए तो देखिए P का पॉइंट क्या बेटा, ओरिजिन है,
P क्या है? ओरिजिन है। और P से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो एक काम करते हैं, AP की जगह PA कर देते हैं, क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया PA, तो ये हो जाएगा A माइनस P, आसान हो जाएगा, A माइनस P कर दिया। तो सिंपल A माइनस P करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, मीन्स हो गया 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3 एंड क्या हो गया 1, सॉरी लैम्डा हो गया। ठीक है, हमें क्या मिल गया, PA का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें इसका डायरेक्शन मालूम है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लाइन। अब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो ऑब्वियस सी बात है 2 1 1 है। ठीक है, अब देखिए अननोन क्या बेटा, लैम्डा है, लैम्डा को निकालने के लिए कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो एक चीज देखिएगा, इस AB और इस AP, इसके बीच का जो एंगल है वो π/3 है। एंगल क्या, π/3। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, cos थीटा। तो अगर हमने cos थीटा यूज कर दिया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, AP वेक्टर या PA वेक्टर डॉट AB वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए इसका डॉट कर लेते हैं, डॉट करिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, दिस के साथ। तो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस, ठीक है 1 मल्टीप्लाई विथ लैम्डा प्लस 3, तो मिल गया मुझे लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, लैम्डा के साथ हो गया, वैल्यू आ गई लैम्डा। ओके, नाउ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए बेटा, तो रूट के अंदर आएगा वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड इन रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, और यहां पे cos थीटा, थीटा क्या है, π/3 है, तो cos थीटा की वैल्यू हमने π/3 लगा दी, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब सिंपल हमें सॉल्व करके क्या करना है, निकालना है, लैम्डा निकालना है। जब लैम्डा निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा 6 लैम्डा, 6 लैम्डा प्लस 9 अपॉन इन रूट ऑफ, अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आएगी 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वह है √6 की और इज इक्वल टू 1/2। नाउ स्क्वायरिंग और कैलकुलेशन देख लेते हैं इसका, तो देख लेते हैं अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 4 आ जाएगा और ये ट्रांसफर होकर इधर जाएगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, चलिए देखिए 4 लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर, वैल्यू देख लीजिएगा कितना आ गया 6 लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो वैल्यू आ गया वापस 6 लैम्डा स्क्वायर और बाहर क्या है 6 है, प्लस लैम्डा देख लेते हैं 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना आ गया 18 लैम्डा आ गया, तो हमने 18 लैम्डा लिख दिया, प्लस 9 प्लस 9 18 आ गया, तो प्लस हमने 18 लिख लिया। ठीक है, 6 ट्रांसफर कर लिया है, अब 4 हमने इधर भेज दिया, तो ये आ गया 4 टाइम्स, और अगर हम इसका स्क्वायर करें देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 का कॉमन निकाल लें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 बाहर आ गया इंटू 9 बाहर। ठीक है, बच कितना गया यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 3, ध्यान से देखिएगा 2 लैम्डा प्लस 3, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 लैम्डा और प्लस 3 था तो 12 लैम्डा आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसे, 3 से कैसे दिया तो 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो बच क्या गया 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और 6 9 जा 54 और 6 से 12 मल्टीप्लाई कर दिया तो 72
लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात होगी। ट्रांसफर किया फटाफट, 24 लैम्डा स्क्वायर और 18, तो कितना आ जाएगा 18 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे 18 लैम्डा है, ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ पर 18 को ट्रांसफर करेंगे कितना आएगा 64 नहीं 54 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है ना, 54 माइनस किया, 18 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 54 माइनस 18, 54 माइनस 18 मतलब वैल्यू आएगी 36। ठीक है, 9 कैंसिल हो सकता है, मतलब ये आएगा 2 लैम्डा इसका 9, 6 लैम्डा आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, और इसका फैक्टर कर दिया तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 0। सो वी गेट 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस का 1 आएगा प्लस का 4 कॉमन, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू आपका -1 आ गया और लैम्डा की वैल्यू यहां से आएगी -2। अब यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई। अब 2 वैल्यू क्यों आएंगे आपको समझ में आ रहा होगा। लैम्डा की 2 वैल्यू, अब बेस सी बात है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी को। तो सिंपल सा देखिए ध्यान से, अगर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो मान लीजिए ए है, लैम्डा की वैल्यू किस पे -1 पर, -1 पुट किया 1 2 एंड -1, एक पॉइंट किससे आ गया, लैम्डा की वैल्यू -1 से आ गया। लैम्डा की वैल्यू -2 से निकालते हैं, -2 लगाया तो b इज इक्वल टू -2 लगा दीजिए तो कितनी वैल्यू आएगी -1, -2 लगाया +1 एंड -2 लगाया प्लीज, तो ए बी आपको मालूम हो गया। और जब ए बी मालूम हो चुका है, ए पॉइंट और बी पॉइंट मालूम हो चुका है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ए पे निकालना और ए बी निकालना, बी पे निकालना है। ठीक है, चलिए देखें, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी के बारे में बात करते हैं हम। तो पास कहां से हो रही है, 0 से, ओरिजिन से पास हो रही है, और डायरेक्शन रेशियो देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो, तो सिंपल सा ए अगर पुट कर देंगे काम बन जाएगा अपना। तो 1 2 -1, क्योंकि ए पी का डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा ए पॉइंट के अकॉर्डिंग। और इक्वेशन ऑफ बी पी अगर देखा जाए तो x - 0 अपॉन 1 की जगह यहाँ पे -1 आएगा, y - 0 अपॉन 1 आएगा एंड z - 0 अपॉन वैल्यू आएगी -2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है वो सिंपल सा है, बी पी का मतलब है कि आपको डायरेक्ट बी लिखना है, बी माइनस पी करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, तो बी के पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया, यही इसका डायरेक्शन रेशियो भी होगा, ऐसे ए का डायरेक्शन रेशियो यही होगा। ठीक है, और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली। ठीक, तो तरीका बहुत सिंपल सा था, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन तरीका बहुत सिंपल है कि भाई आपको पॉइंट अगर पता चल जाएंगे, अगर पॉइंट मालूम हो गए तो अपना काम बन जाएगा। ओके, सिस्टम समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया हमने। ओके, नोट कर दीजिए। चलो बात करने जा रहे हैं हम लोग अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। और इस आर्टिकल में हम लोग को सीखना ये है कि अगर हमें कोई एक लाइन की इक्वेशन दी गई है और कोई पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट से उस लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट का फुट कैसे निकालेंगे, जो कि अगर हमने उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, बॉटम पॉइंट क्या होगा उस लाइन पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। और उसी पॉइंट की इमेज उस लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ होगी उसके बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है और ये एक लाइन दी गई है तो उसकी इमेज कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो मान लीजिए एक लाइन दिया गया है तो हम लोग एक सिंपल से काम कर लेते हैं, एक लाइन दे देते हैं
एक कोई पॉइंट P दिया गया है, दैट इज अल्फा वेक्टर, ठीक, एक कोई पॉइंट अल्फा वेक्टर दिया गया है और इस पर हमें बात करनी है और इस लाइन की इक्वेशन में एज्यूम कर लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है। तो इन चीजों को थोड़ी छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा हमें कि अगर मान लीजिए अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, फुट ये निकालना है एल, तो एल पॉइंट इज अ वेरिएबल पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन, दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, ओके। तो इसका मतलब ये है कि एल को तो हम सिंपल सा आर वेक्टर ही लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू के लिए ये एल को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आ रही? मतलब हमने क्या ले लिया, एल को दिस। अब समझना है हमारे पास अननोन क्या है, लैम्डा, लैम्डा मालूम हो जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। तो हमें लैम्डा निकालना है, तो हमें समझना ये है कि चाहे पी एल का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल मतलब हो गया एल माइनस पी। तो अगर हमने एल माइनस पी निकाला तो इसका मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस अल्फा, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो देखा कार्टेशियन में भी काम करेगा जो प्रोसीजर है, मतलब हमने इसका डायरेक्शन निकाल दिया पी एल का। अच्छा हमें एक चीज पता है क्या, डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का हमने नाम दे दिया ए बी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर दैट इज अ बी वेक्टर, सिंपल, ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, बी वेक्टर है। अच्छा अब ए बी वेक्टर एंड पी एल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एल वेक्टर या एल पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इंप्लाइज दैट अगर परपेंडिकुलर है तो ए बी वेक्टर और पी एल वेक्टर का डॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, डॉट डॉट क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंपल सा काम हम कर लेते हैं कि हम ए बी वेक्टर और एल पी वेक्टर या पी एल वेक्टर के डॉट को जीरो करते हैं। तो ए बी वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब पूरे सिस्टम में अननोन क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहां वैल्यू क्या जाएगी, बी डॉट ए या ए डॉट बी, लैम्डा बी, तो लैम्डा के साथ देखिए बी डॉट बी होगा और बी डॉट बी का मतलब होता है मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग ट्रांसफर कर दे डायरेक्ट, ये माइनस का अल्फा डॉट बी होगा, अल्फा डॉट बी कर सकते हैं, माइनस ए डॉट बी कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अल्फा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू आ गई और जब लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हमें एल मालूम हो जाएगा। तो पॉइंट एल के बारे में बात करते हैं हम, पॉइंट एल, एल की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह हमने लिखा अल्फा माइनस ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और डॉट बी वेक्टर, और ये लैम्डा की वैल्यू हो गई और इंटू भी क्या आएगा, इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया एल का पॉइंट, और जब हमें एल पॉइंट पता चल गया है तो उसके बारे में तो फिर सारी चीजें इजी हो जाती है कि हमें एल पी निकालना है। तो पी एल हमने अभी निकाल रखा था, लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो एल वेक्टर आ गया, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। प्रोसीजर आपको समझना पड़ेगा कि एल एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि ऑन द लाइन होगा,
लाइन पर हम इसी को एज्यूम कर सकते हैं और देन हमने प्रोसीजर क्या किया, पी एल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, ए बी का डायरेक्शन रेशियो, दोनों का डॉट 0 होगा। देन इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और सिंपल हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब एल मालूम होने के बाद हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। और दूसरी चीज हम बात करते हैं इमेज की, इमेज। तो इमेज के लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको एल पॉइंट मालूम है, एल पॉइंट मालूम हो गया, ये पी पॉइंट है, ये एल पॉइंट है और इसकी इमेज हो गई क्यू पॉइंट, ठीक है। ये मान लीजिए अल्फा है, कुछ पी क्यू आर है, ये एम एन क्यू हो गया, ठीक ना। और हमें निकालना है एक्स वाई जेड या यूवी डब्ल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है कि एल जो होगा वो एज अ मिड पॉइंट बिहेव करेगा। एल क्या होगा, मिड पॉइंट। तो हम पी और क्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हमें क्यू की जो वैल्यू निकालनी होगी वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक प्रोसीजर मैंने बता दिया है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे और अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। एक सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस। एक वेरिएबल पॉइंट आपको चाहिए, अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो वेरिएबल पॉइंट आपको निकालना आता है, वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्ट आप यही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ओके। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन। आपको लाइन की क्वेश्चन दी गई, x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3। आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज मतलब दो पॉइंट आपको मालूम होंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज और पॉइंट, इनके बीच की लेंथ के बारे में भी बात की गई है, गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहली चीज तो आपको इमेज निकालनी है और इमेज निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इमेज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो उस लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो दूसरी चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो और हम सिंपल सा काम ये करते हैं कि हमें पहला काम क्या करना है कि भाई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, हमने उसके लिए एक फिगर बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट P दिया गया है, दैट इज 1, 6 एंड 3। और ये जो लाइन है वो लाइन है x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3, ठीक है ना। इज इक्वल टू हम एक काम करते हैं कि हम लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। इस पे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज l और ये l क्या होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा। अब l पॉइंट के बारे में बात करते हैं, l पॉइंट। चलिए बेटा वेरिएबल पॉइंट निकालते हैं। x के लिए देखिए क्या आएगी, x इज इक्वल टू आ गया लैम्डा, y इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू आ गया 3 लैम्डा प्लस 2। ये तो हो गया वेरिएबल पॉइंट, ओके। ये l मालूम हो गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मालूम हो गया, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड है, लैम्डा पे डिपेंड है और हमें लैम्डा निकालना है। चलिए बात करते हैं हम PL के डायरेक्शन की, ठीक है। तो PL वेक्टर का मतलब हो गया L वेक्टर माइनस का P वेक्टर, सिंपल। तो L का पोजीशन वेक्टर और P का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। L ये है और P ये है, तो लैम्डा -1, लैम्डा -1 एंड देन 2 लैम्डा प्लस 1 -6 प्लस 1 -6 -5। जेड की जगह 3 लैम्डा प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 2 -3 करेंगे तो -1, तो 3 लैम्डा माइनस।
ये पी एल वेक्टर हो गया ना। इस लाइन के बारे में अगर बात की जाए तो ये लाइन की इक्वेशन मान लीजिए ए बी है, और ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो आपको पता है 1 2 3, क्या दिया गया 1 2 3 ना। एक सिस्टम काम कर देते हैं, ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एल वेक्टर implies that ए बी वेक्टर डॉट पी एल वेक्टर इज इक्वल टू 0। डॉट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलो डॉट देखते हैं, ये 1 2 3 है और ये 1 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा माइनस 1, तो 1 मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस 1 तो लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई दिस, लेकिन यहां से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 लैम्डा माइनस 10, 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा यहां से तो 3 into 3 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये लैम्डा कितना हो गया 14 लैम्डा और ये होगा इज इक्वल टू 14, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। चलिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत इजी आंसर है। लैम्डा थोड़ा लैम्डा इक्वल आ गई, लैम्डा इक्वल क्या आ गई 1 आ गई। अच्छा अब लैम्डा मालूम हो चुका है तो लैम्डा से हमें क्या करना है एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एल की वैल्यू देखते हैं, एल क्या होगा एल इज इक्वल लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया 1 आ गया। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, यहाँ देखा जाए वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और यहाँ देखा जाए वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, मतलब एल आ गया 1 3 एंड 5, एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर एल मालूम हो चुका है इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मालूम हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल गया। चलिए हमारा काम क्या है कि हमें निकालना है इमेज, हमें क्या निकालना है इमेज। तो बात करनी है इमेज की, इमेज। तो इमेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं दैट इज अ क्यू। अब क्यू पॉइंट क्या हो सकता है एल एम और एल मान लिया, ठीक है। अब ये क्यू के रिस्पेक्ट में और पी के रिस्पेक्ट में एल क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो प्रॉपर्टी क्या रहती है मिड पॉइंट की। चलिए तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या 1 इज इक्वल टू आ गया एल प्लस 1 बाई 2, मीन्स एल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1, एल की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, चलिए सेकंड ये मिड पॉइंट के लिए तो 3 इज इक्वल टू आ गया m प्लस 6 बाई 2, मीन्स m की जगह वैल्यू आ गई 0, m की जगह आ गई 0 आ गई। अब बात करते हैं कि n क्या होगा। n के लिए मिड पॉइंट 5 इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस n बाई 2, मीन्स n की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए 7। सो देयरफॉर इमेज के बारे में जो बात हम लोग कर रहे हैं तो इमेज क्या आ गई, इमेज आ गया है 1 0 एंड 7। ठीक है, तो हमने इमेज के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इमेज सॉल्व हो गई। अब इसने कहा था कि भाई ये बताइए कि P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात की गई है, तो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, P Q आपको निकालना है, और लाइन निकालने के लिए क्या होता है आपको कम से कम एक पॉइंट चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो एक काम करें P Q की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P Q वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो मतलब सीधी सी बात है Q माइनस का P कर लीजिए। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, दो वेक्टर को माइनस कर देना है, Q माइनस P। चलिए तो Q इमेज क्या थी, इसी को तो आप Q बोल रहे थे, इमेज क्या थी Q। तो अब आपको Q माइनस P करना है, Q माइनस P करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, 1 माइनस 1 0। अब ये आया 0 0 माइनस 6, माइनस का 6 हो गया, एंड 7 माइनस 3 4 आ गया। P की डायरेक्शन रेशियो आ गई। अब इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन होता है x माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस इज इक्वल टू जेड माइनस इज। ठीक है, डायरेक्शन क्या है 0 है, माइनस 6 है, एंड 4 है। पॉइंट आप P और Q में से कोई भी ले सकते हो। तो सीरीज वाला का हमने P ले लिया तो 1 6 एंड 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 6 अपॉन माइनस 6, z माइनस 3 अपॉन
4 सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में अगर बात की जाए तो P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस तो P2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो P2 का अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो इन रूट में क्या है, P2 का मैग्नीट्यूड 0, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 60, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई, इन रूट ऑफ 52, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं 2 रूट 30, क्या लिख सकते हैं 2 रूट 30 लिख सकते हैं। तो ये इसकी लेंथ आ गई। तो तीनों सॉल्व हो गए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहां पर PQ की वैल्यू निकाली। सेकंड आपने ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली, और थर्ड आपने इसके बीच की डिस्टेंस निकाल ली। ओके, तो सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। थोड़ा परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है, अगर ये मालूम हो जाता है देन हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है vertices B and C of triangle ABC lie along the line x plus 2/2 is equal to y minus 1/1 is equal to z minus 0/4. Find the area of triangle given that A has coordinate 1, -1, 2 and the line segment BC has length 5, ठीक है। मेरे समय क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लाइन दी गई आपको, तो सिंपल सा काम ये है कि अगर हमारे पास लाइन है और इस लाइन की जो इक्वेशन दी गई है वो है x plus 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y minus 1/1 इज इक्वल टू z minus 0/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है वो किसके अलॉन्ग है, वर्टिसेस BC दिया हुआ है, लाइन दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं कि इस लाइन पर ही हमने क्या कर लिया कि 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए, B एंड C। क्या एज्यूम कर लिया, B एंड C। जिसकी लेंथ जो दी गई है वो लेंथ दी गई है 5 यूनिट। क्या दिया गया है, लेंथ है 5 यूनिट दी गई है। और जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है ABC, ट्राइंगल ABC। तो एक पॉइंट हमने A एज्यूम कर लिया, A की जो वैल्यू दी गई वो है 1, -1 एंड 2, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो अगर हमें इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल जाए, दिस इज द P, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मालूम हो जाए तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/2 बेस इनटू हाइट हो सकता है। तो अब बात करते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। तो सिंपल सा काम बेटा, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मालूम हो जाना चाहिए। इस लाइन पर इस पॉइंट के थ्रू फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पता चल गया तो हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमारा काम क्या है, क्या हमारा काम है, बेस ऑफ इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। अच्छा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको L एज्यूम कर लिया। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी L। तो L का जो पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, उस पॉइंट को कंसीडर करने का तरीका हमने बता रखा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट लैम्डा। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आएगी, देखिए 2 लैम्डा -2 y इज इक्वल टू आ जाना चाहिए लैम्डा +1 एंड z की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 लैम्डा। x y z आ गए, दिस इज द पॉइंट L। हाँ, तो बात करें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर में अननोन क्या है, लैम्डा है। लैम्डा को कैसे निकालना है, लैम्डा को निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, LA या AL इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो AL की डायरेक्शन रेशियो अगर हम निकालना है तो इसका मतलब होता है L वेक्टर माइनस का A वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ L माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। तो अगर हम लोग L माइनस A निकालने जा रहे हैं तो L तो ये है आपके पास और A आपको मालूम है,
1 माइनस 1 2। चलिए इसको निकालते हैं। तो x की जो वैल्यू आई है वो है 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। y के लिए लैम्डा प्लस 1 है और माइनस करेंगे तो माइनस 1 मतलब प्लस 2 हो जाना चाहिए। और जो z की वैल्यू आएगी दैट इज 4 लैम्डा माइनस 2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ AL वेक्टर। AL वेक्टर आ गया। ओके, जब AL वेक्टर आ चुका है तो हम लोग के पास सिंपल सा तरीका ये है कि BC जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या है। BC की जो डायरेक्शन रेशियो है वह है 2 1 एंड 4। जो बेस है वही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो BC की डायरेक्शन रेशियो मुझे पता होगी, तो BC की डायरेक्शन रेशियो है 2 1 एंड 4। नाउ अब एक चीज बताएं आपको कि AL वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू है BC वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सीधा सा है कि AL वेक्टर और BC वेक्टर इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। AL और BC का डॉट 0। चलिए डॉट कर लेते हैं। तो BC 2 इंटू दिस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 के साथ क्या है बेटा, लैम्डा प्लस 2 आ गया, प्लस 4 के साथ आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट फॉर लैम्डा, 4 लैम्डा लैम्डा 5 प्लस का 16, 5 प्लस 16 21 लैम्डा। नाउ माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 एंड माइनस 8 माइनस 12 is equal to 0. So we get lambda is equal to 12 by 21 and this value is equal to 4 by 7. बात समझ आ रही है? तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब लैम्डा मालूम हो चुका है तो हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं, या सिंपल हम AL का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? AL का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो परपेंडिकुलर मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग AL का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो AL का मैग्नीट्यूड, तो पहली चीज तो हम AL वेक्टर निकाल लेते हैं। तो AL वेक्टर की वैल्यू देखिए क्या आ रही है। AL की वैल्यू है 2 लैम्डा, तो 2 इंटू लैम्डा की जगह 4 बाई 7 माइनस 3। ओके, 4 बाई 7 माइनस 3 एंड लैम्डा प्लस 2 मतलब हो गया 4 बाई 7 प्लस 2 एंड 4 लैम्डा की जगह 4 बाई 7 माइनस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए वैल्यू क्या है बेटा, 8 बाई 7, यह है 3 इंटू, सॉरी देखते हैं ये वैल्यू क्या है लैम्डा की जगह, लैम्डा की जगह 4 बाई 7। अच्छा ये 8 बाई 7 माइनस 3 है एंड क्या है 4 बाई 7 प्लस 2 है, तो 4 बाई 7 प्लस 2 14 प्लस 4 18 बाई 7 हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे 8 बाई 7 है तो ये हो गया 7 माइनस का 21 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 13 बाई 7। ये 18 बाई 7 हो चुका है। यहाँ देखते हैं ये हो गया 7 टू जा 14 मतलब 16 माइनस 14 2 बाई 7। ये AL वेक्टर आ गया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ AL वेक्टर, AL वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 169 डिवाइड बाई 49 प्लस 18 का स्क्वायर 324 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 का इसका 4 बाई 49, सॉरी यहाँ पे 49 आएगा और यहाँ पर भी 49 आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए बेटा, तो डिवाइड में क्या आ गया 7 आ गया है। इन रूट ऑफ वैल्यू देखते हैं 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 हो जाएगा आपका 17, ठीक है। 2 1 3 हो गया, 3 और 6 9 हो गया और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर की बात हो गई। अब परपेंडिकुलर पता चल गया है तो हमें करना क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके चलिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात हो रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हाफ हो गया, सॉरी 1/2 हो गया। बेस की वैल्यू ऑलरेडी 5 यूनिट मेंशन है 5 एंड हाइट इज गिवन है
1/7 इन रूट ऑफ 497, तो वैल्यू आएगी 5 टाइम्स इन रूट ऑफ 497 डिवाइड बाई 14 स्क्वायर यूनिट। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा काम था इस पूरे क्वेश्चन में, केवल इंपॉर्टेंट क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो आपके पास हाइट आ गई है, और हाइट आने के बाद आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। ओके, तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स क्या करना है कि आपको दो लाइनें दी जाएंगी और उन टू लाइंस के बीच में हमें लेंथ निकालनी होगी। लेंथ शॉर्टेस्ट कब होती है? जब उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए। क्या करी जाए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए। ठीक है, तो अब हम लोग को बात ये करनी है कि अब जो लाइंस है वो लाइंस हैं कैसी। तो अगर मान लीजिए दो लाइनें हैं और दो लाइन जो है अगर सेम प्लेन में है, दो लाइनें अगर सेम प्लेन में है, तो उन लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस हमें निकालनी होती है तो वो लाइंस जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए। बिकॉज अगर टू लाइंस पैरेलल हैं, टू लाइंस सेम प्लेन में है, इस बोर्ड को प्लेन मान लेते हैं, और सेम प्लेन में है, अगर पैरेलल है तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये लाइन L1 मान लीजिए और ये लाइन L2 ले लिया। और अगर लाइंस सेम प्लेन में है और पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, सेम प्लेन की बात कर रहा हूं, लाइंस पैरेलल नहीं है, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आगे जाके कहीं ना कहीं कट कर रही होगी, और इस केस में जो डिस्टेंस होनी चाहिए थी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू जब 0 आ गई, इसका मतलब सीधा सा है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या होंगी? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, तो क्या होगा? लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस चीज समझिए, लाइंस अगर पैरेलल है, सेम प्लेन में है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब निकलेगा? जब वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। दूसरा केस, अगर मान लीजिए ये बात थी सेम प्लेन की, बात होती है नॉट इन सेम प्लेन। अगर लाइंस सेम प्लेन में नहीं है तो अब उनके बीच की जो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो अब हमें देखना ही है को लाइंस से होनी चाहिए, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर इंटरसेक्ट कर दे तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में भी क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। तो हमें बात करनी है, मतलब दो लाइनें जो कि प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, तो हमें बात करनी है, एक टर्म आता है दैट इज स्क्यू लाइंस। क्या टर्म है? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब ये होता है कि दो लाइनें जो कि सेम प्लेन में नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, लाइंस पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्टिंग नहीं है। लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। ठीक है, तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और ऐसी लाइनें बन कब सकती है? आप सपोज कर लीजिए कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये चौक जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी प्लेन हमने इस टाइप से एज्यूम कर ली जिसमें ये जो चौक है, ये जो चौक है ये क्या कर रहा है? दूसरे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अभी लाइन जो होगी, ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये लाइन तो ऐसी जा रही है सीधी, और दूसरी लाइन ये मूव कर रही है। ठीक है, तो ये लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जबकि लाइन्स क्या है? पैरेलल भी नहीं है। बात समझ में आ रही? लाइन्स पैरेलल भी नहीं है। तो ध्यान रखना है कि स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है? टू लाइंस which are not parallel and not intersecting. Neither parallel
नॉन इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। और ये लाइंस का मतलब तभी होता है जब ये लाइंस क्या होती है, सेम प्लेन में नहीं होती है, तभी ये केस बन सकता है, अदरवाइज केस नहीं बनता है। क्योंकि अगर लाइन सेम प्लेन में है और पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया स्क्यू लाइन का। ठीक है, अब हमें ये समझना ये है कि हम उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को हमें समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे निकालना है। ओके, तो स्क्यू लाइन आपको समझ में आ गया होगा। नॉट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन के केस में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होंगी, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होगी, नॉन पैरेलल है, तो एच टी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं कंडीशंस को। हाँ, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, और लाइंस कैसी हैं, स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस मतलब दो डिफरेंट प्लेन में लाइंस हैं और उनके बीच की मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइंस हैं उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हमने यहां पे मेंशन किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैरेलल तो नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो हम लोग सिंपल सा एक काम करते हैं कि हम इसके लिए दो प्लेन कंसीडर करते हैं और उनमें हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो हमने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है कुछ इस टाइप से, प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरी प्लेन कुछ इस टाइप से कुछ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये दो प्लेन हैं, इन दो प्लेन के बीच हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक लाइन इस टाइप से जा रही है, और सेकेंड वन इस टाइप से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, टू लाइंस है जिसमें हमने एक लाइन L1 ले लिया है, L1 विच इज R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 ले लिया। ओके, एंड दिस लाइन इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू है A2 प्लस म्यू B2। ये टू लाइंस हैं। अब लाइंस अगर हमें पता है तो इसका मतलब है कि मैं इसके पॉइंट्स भी पता है। तो मान लीजिए कि ये जो है किसी एक पॉइंट A से, A मीन्स यहाँ पे हमने A1 कंसिडर किया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं कंसिडर कर लिया दैट इज B, और हमने यहाँ पे कंसिडर किया A2। ठीक है, ये इनसे पास हो रही हैं। ओके, और इनकी जो डायरेक्शन है, अब इसकी डायरेक्शन क्या बेटा, इसकी जो डायरेक्शन है वो B1 के पैरेलल है और इसकी जो डायरेक्शन है वो है B2 के पैरेलल। ओके, तो हमें यहाँ पे दो लाइन मिल गई हैं और जिनके बीच की मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो एक काम किया जा सकता है कि अगर A1 A2 जो ये लाइन है ना, ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके बीच की कोई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन निकालते हैं। बात समझ में आई, इनके बीच की परपेंडिकुलर डायरेक्शन समझ में आते हैं, इन दोनों लाइनों का परपेंडिकुलर। तो अगर हमने परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया कि ये कुछ परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा इसका भी परपेंडिकुलर है और यहां पर भी ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि अगर A1 A2 को ज्वाइन करेंगे AB लाइन को, हम इसके अबाउट, इसका अगर हमने प्रोजेक्शन इस लाइन पे निकाल दिया, इस लाइन को मान लीजिए ये PQ लाइन है, क्या लाइन है, PQ लाइन है, तो AB का अगर प्रोजेक्शन अगर PQ पे निकाला जाए तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, AB का प्रोजेक्शन निकालना ऑन द PQ। क्लियर, तो हमारा सिंपल सा काम ये है कि हमें AB का प्रोजेक्शन निकालना ऑन द PQ। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ AB
ऑन पी क्यू। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हमने अगर ए डॉट बी किया है तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ था, अगर दो वेक्टर्स हैं इस टाइप से हमने वेक्टर ले लिया बेटा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल जो है अगर थीटा है तो ए का जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है ए कॉस थीटा। क्या होता है? ए कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो ए बी का जो प्रोजेक्शन वो क्या है बेटा? ए का प्रोजेक्शन ऑन द बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। तो ए कॉस थीटा अगर आपको निकालना पड़ेगा तो ए कॉस थीटा का मतलब होता है ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। बी क्या होता है? इन मैग्नीट्यूड होता है। तो सिंपल सा है कि अगर हम इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन इस पर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर का डॉट होगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट होगा और जिसके ऊपर निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हम बात करते जा रहे हैं कि अगर ए बी का प्रोजेक्शन निकाले ऑन द पी क्यू तो मीन्स हमें वैल्यू मिलनी चाहिए ए बी वैक्टर डॉट पी क्यू वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड पी क्यू वैक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगर हमने इसका प्रोजेक्शन निकाल दिया, अब समझते हैं कि ए बी क्या है। ए बी का मतलब क्या है बेटा? ए बी का मतलब है ए टू माइनस ए वन वैक्टर डॉट पी क्यू वैक्टर अपॉन इन मॉड ऑफ पी क्यू। नाउ डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू निकालना है तो P और Q जो है वो दोनों लाइनों पे क्या है? परपेंडिकुलर है। P Q क्या है? इस लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर है। तो अब बात करनी है कि P और PQ जो है, PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 implies that PQ वेक्टर की बात अगर करें तो PQ वेक्टर का मतलब ये हो जाएगा B1 क्रॉस B2, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप करते हैं तो इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर आपको मिल जाता है। तो B1 क्रॉस B2 कर दिया ना। PQ का मैग्नीट्यूड आपको पता है, अब इसी का मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा आर्टिकल हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन PQ वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग इसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट, अब PQ की वैल्यू आपको पता चल गई, B1 क्रॉस B2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये क्या आ गया? प्रोजेक्शन आ गया। क्या आ गया? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आ गया। मतलब प्रोजेक्शन आप इस टाइप से दिखा सकते हैं इस लाइन पर। अब हमें इसी को तो डिस्टेंस निकालनी थी, अब यही तो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बात करनी है क्या? मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इन अ डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन PQ वेक्टर। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी, इन डिटरमिनेंट आनी चाहिए थी A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन इन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इन डिटरमिनेंट। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत ध्यान से देखिएगा। B को अगर हमने ज्वाइन कर दिया और इसका हमने प्रोजेक्शन दिखा दिया, क्योंकि ये जो है ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसका प्रोजेक्शन दिखा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान ये रखना है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दो लाइन है उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस
B2। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट लगता है वो सब किससे लग रहा है, वो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। क्लियर? तो आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलो बात करें हम लोग अब कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ध्यान रखना है कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, और बहुत सिंपल सा केस है बेटा। अब आपको ये पता है कि जो लाइन है L1, इसको हमने L1 लिख लिया। दिस लाइन इज x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3, और दिस लाइन इज डिफाइंड एज L2। ठीक है, L2 की जो वैल्यू है वो x माइनस a1 डैश अपॉन b1 डैश इज इक्वल टू y माइनस a2 डैश अपॉन b2 डैश इज इक्वल टू z माइनस a3 डैश अपॉन b3 डैश, सॉरी यहाँ पे b3 डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि फर्स्ट जो लाइन है वो लाइन, ध्यान रखिएगा, L1 पास कहां से हो रही है, पासेज थ्रू। हम इसके लिए लिख लेते हैं A1 लिख लिया हमने। A1 की जो वैल्यू है वो है A1, A2, A3, इस पॉइंट से पास कर रही है। और उसकी जो डायरेक्शन है इसके लिए हमने लिख लिया है B1 डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, B1 क्या है, डायरेक्शन है, वो कहां से जा रही है, B1, B2 और B3। पॉइंट और मालूम हो गया आपको, डायरेक्शन पता चल गया। इस लाइन के लिए A2 ले लिया हमने, पॉइंट दिया है A1 डैश, A2 डैश और A3 डैश। सिंपल सा है, कंपेयर कर सकते हैं आप, पॉइंट निकल आएगा। और डायरेक्शन की बात करते हैं B2 की बात करते हैं, तो B2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज B1 डैश, B2 डैश एंड B3 डैश। ठीक है, डायरेक्शन भी पता चल गया आपको, पॉइंट मालूम है, डायरेक्शन पता है। सिंपल, आपको कार्टेशियन फॉर्म के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको काम ये करना है कि भाई ST का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। ST इज इक्वल टू होता है इन मैग्नीट्यूड A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन इन मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A2 माइनस A1 का मतलब आपके पास ये है। ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है A डॉट B क्रॉस C, और A डॉट B क्रॉस C का मतलब होता था डिटर्मिनेंट। A डॉट B क्रॉस C का मतलब क्या होता था, इन डिटर्मिनेंट आप वैल्यू को रिप्लेस करते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर है वो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट है, ऊपर में क्या है, डिटर्मिनेंट है, डिवाइड बाय A2 माइनस A1। आप बता सकते हैं A2 माइनस A1 का मतलब क्या है, A1 माइनस A1 डैश, B1 माइनस का B1, सॉरी A2 माइनस का A2 डैश एंड A3 माइनस A3 डैश। ठीक है, यह हो गया A1 माइनस A2 फर्स्ट टर्म। देन B1 की वैल्यू है B1, B2 एंड B3, एंड B1 डैश, B2 डैश एंड B3 डैश। ये आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। देन डिनोमिनेटर के लिए डिटर्मिनेंट, अगेन वैल्यू आएगी I, J एंड K। यहां वैल्यू आएगी B1, B2 एंड B3, B1 डैश, B2 डैश एंड B3 डैश। और इस कंप्लीट का आपको क्या करना है, मॉड निकाल देना है। इस कंप्लीट का आपको क्या करना है, मॉड निकाल देना है। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म भी ले लेते हैं और देन कार्टेशियन फॉर्म ले लेते हैं। ओके, और बात करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए और स्क्यू लाइंस की। ओके, चलिए तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ओके, बात करें हम लोग क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। आपको क्वेश्चन इसी टाइप से मिलते हैं एग्जाम्स में। आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया 3i प्लस 8j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू, एंड सेकंड लाइन दी गई आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k प्लस म्यू माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k दिया गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, लाइन देखते ही आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो सिंपल सा
आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दिया गया दिस लाइन ए वेक्टर इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है, B1 के पैरेलल हो गया। और ये जो लाइन है ये लाइन हो गई A2 के से पास हो रही है और इस पॉइंट के पैरेलल हो गया, इस वेक्टर के पैरेलल B2। मीन्स आपको क्या करना है, सिंपल सा जब आप सॉल्व करें तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स के बारे में बात करें। लाइंस पासेस थ्रू दिस पॉइंट, मीन्स सिंपल सा A1 वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3, 8 एंड ऑफ +3, ये क्या है 3 है। एंड ऑफ B1 वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया 3, -1 एंड 1, ठीक है। A1 आ गया, B1 आ गया। सिमिलरली अब आप बात कर सकते हैं A2 के बारे में बात कर लीजिए। A2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू है -3, -7 एंड 6। एंड B2 की जो वैल्यू है वो B2 की वैल्यू आ गई है -3, 2 एंड 4, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि जब हमारे पास लाइन्स दी गई थी उससे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, A1 मालूम हो गया, B1, A2, B2। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई फॉर्मूला क्या है। तो HD का फॉर्मूला सिंपल, HD की जो वैल्यू होती है वो होती है इन मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो जो हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसी के स्टेप वाइज काम कर लेते हैं। तो पहला काम ये करना है कि भाई A1 या A2 माइनस का A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। नाउ दिस वन A2 माइनस A1, तो -3 -3 -6 हो जाएगा, -7 -8 -15 हो जाना चाहिए, एंड 6 -3 3 हो जाएगा। वैल्यू किसकी है बेटा, A2 माइनस A1 की। नाउ सेकंड स्टेप क्या करना है, B1 क्रॉस B2 करना है। चलिए तो B1 क्रॉस B2 करते हैं। B1 क्रॉस B2 के लिए स्टेप्स क्या है, I J K। B1 की वैल्यू है आपके पास 3, -1 एंड 1, B2 की वैल्यू -3, 2, 4, -3, 2 एंड 4। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो I के रिस्पेक्ट में वैल्यू आएगी -4, -2, -4 एंड -2 की वैल्यू आएगी -6, देन -j के लिए 12 + 3 15 एंड अब प्लस k के रिस्पेक्ट में वैल्यू आएगी 6 एंड अब -3, दिस वैल्यू इक्वल टू 3। तो अब आपको यहां पे दिखता है कि -6 आ गया, -15 j हो जाएगा और +3k। ये वैल्यू किसकी बेटा, B1 क्रॉस B2 की। स्टेप वाइज काम करते हैं बेटा। ये आ गया, हमें ये भी निकालना है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा, नॉट B1 क्रॉस B2 इन मैग्नीट्यूड। हम एक काम कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकाल दिया। इन दूर पे क्या बच गया, यहां बचेगा -2 का स्क्वायर 4, यहां 3 कॉमन निकाल चुके तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 कॉमन हो चुका है 1, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √30। तो 3 टाइम्स √30 वैल्यू किसकी, B1 क्रॉस B2 की। ना अब हमें बात करनी है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 आपको पता है, A2 माइनस A1 की वैल्यू है -6i -15j +3k डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू है -6i -15j +3k। सेम वैल्यू आ रही है, +3k, ठीक है। डॉट कर देते हो, -6 36 आ जाएगा, 15 225 और ये +9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो 95 और ये वैल्यू आ जाएगी 95 14 + 6, ठीक है ना, 20 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा और वैल्यू क्या आ गई 270।
वैल्यू आ गई 270, इसकी वैल्यू आ गई ना एस टी की वैल्यू, एस टी आपको निकालना है। चलिए वैल्यू फार्मूले में पुट कर देते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाय b1 प्लस b2 की वैल्यू 3√30, कैलकुलेशन कर दीजिए बेटा, 3 से कट कर सकते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 90 टाइम्स अपॉन √30। ठीक, तो बात करने जाते बेटा हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ था वेक्टर फॉर्म के लिए, डिस्टेंस निकाल लिया हमने, पिछला क्वेश्चन निकाल लिया था। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, आर की जो वैल्यू दी गई वो आई जे के, और यहाँ सेकंड लाइन जो दी गई वो भी आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर। तो पहला काम तो ये करिएगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा, अरेंज करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टी है एज अ पैरामीटर है, टी क्या है एज अ पैरामीटर है, और सेकंड इक्वेशन जो दी गई यहाँ पे एस दिया गया है, एस इज अ पैरामीटर। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के बाद क्या आता है क्वेश्चन, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखें आई के साथ क्या बेटा 1 है तो आई लिख दिया, -2j है और +3k, प्लस इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखा है इसका प्लस का t टाइम्स, t दिया हुआ है माइनस आई आ जाएगा प्लस j हो जाना चाहिए, और t के साथ माइनस का k हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो वेक्टर जो है वो पॉइंट है जो कि a1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और t के साथ जो आएगा वो डायरेक्शन आएगा दैट इज b1 होगा। ठीक है ना, ये a1 को रिप्रेजेंट करेगा और ऐसे ही ये b1 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब r वेक्टर व्हिच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करें तो r वेक्टर को क्या लिख सकते हो यहाँ पे हम, देखिए 1 के साथ i है तो i लिख लिया, -j हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस का k आ जाएगा। ठीक है ना, एंड अब प्लस k के साथ देखिए क्या आना चाहिए, सॉरी s है यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है, तो s के साथ क्या आएगा i आ जाएगा, s के साथ 2j हो गया और -2k। ठीक है ना, तो ये हो गया a प्लस लैम्डा b टाइप से। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है वो a2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज अ b2। सिंपल। तो जैसे आपने ये अरेंजमेंट किया बिल्कुल पिछला क्वेश्चन हो गया, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किया हम लोगों ने, सिमिलर उसी टाइप से क्वेश्चन हो गया। तो सिंपल सर कि भाई एस टी की वैल्यू तो हमें पता है, एस टी की वैल्यू क्या होती है, एस टी होता है, एस टी क्या होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और कंप्लीट मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वैल्यू जो है वो a1 की जो है वो हम लोग नोट कर देते हैं, a1 की वैल्यू जो है वह है 1, पॉइंट फॉर्म में लिखिए बेटा -2 एंड 3। a2 देख लीजिए क्या है, a2 की वैल्यू है 1 -1 एंड -1। b1 की वैल्यू देख लीजिए, b1 की वैल्यू है -1 1 एंड -1, एंड b2 इज इक्वल टू हो गया, b2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 2 -2, 1 2 एंड -2, ये वैल्यू जा गई। ठीक है ना, अब स्टेप वाइज काम कर लेते हैं। पहला काम ये है कि आपको a2 - a1 करना है, a2 - a1 करना है, a2 - a1 कर लीजिए बेटा, a2 - a1 तो 1 -1 0 हो गया, -1 और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाना चाहिए, एंड अब -1 एंड अब -3 -4 हो जाएगा, मतलब a2 - a1 आ गया। सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं बेटा, हम लोग काम करते हैं b1 क्रॉस b2 के बारे में। चलिए तो बात करने आ रहा है b1 क्रॉस b2, इसकी वैल्यू निकालते हैं ना डिटरमिनेंट i j एंड k, ओके इंडिटरमिनेंट। अब b1 की वैल्यू क्या है बेटा -1 1 एंड -1, -1 1 एंड -1, b2 की वैल्यू 1 2 एंड -2। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से i की वैल्यू जो आएगी वो -2 होगी और ये +2 हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, -2 और ये +2।
माइनस जे के रिस्पेक्ट में +2, ध्यान से दिख रहा है क्या आएगा, +2 आएगा और ये +1 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और प्लस के रिस्पेक्ट में -2 -1 -3, तो वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो आ रही है -3j एंड -3k। ठीक है, अब हमें इसका डिटरमिनेंट भी निकालना होता है, तो हमने डिटरमिनेंट निकाला b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इन रूट ऑफ देखिए -3 है, जे का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर 9, के का कोएफिशिएंट -3 9, वैल्यू कितने बेटा 9, अगर कॉमन निकालेंगे तो आएगा 3√2, 3√2, ये आ गया b1 क्रॉस b2। इसके बाद की स्टेप समझिए, इसके बाद की स्टेप में क्या करना होता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो सिंपल हम लोग काम करने जा रहे हैं, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा काम करिए कि a2 - a1 जो दिया गया उसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। a2 - a1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0 1 -4, तो वैल्यू क्या हो गई, j -4k, ये हो गया a2 - a1 हो गया। b1 क्रॉस b2 के बारे में बात करते हैं, तो डॉट b1 क्रॉस b2 -3j एंड -3k, चलिए डॉट करते हैं, तो j को j से मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया, ठीक है, और k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +12 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी बेटा 9। ओके, अब सारी वैल्यूज हम लोग निकाल रखी है, तो st का फॉर्मूला हमें पता है, तो st के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। न्यूमरेटर में क्या आया 9, डिनोमिनेटर में 3√2, सिंपल कैलकुलेट कीजिए 3/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज काम करना है, इसमें सिंपल सा था कि एक स्टेप जो थी वो एक्स्ट्रा थी, जबकि हमने लाइन को अरेंज किया इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कार्टेशियन फॉर्म में हमने दिया हुआ है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म का भी क्वेश्चन दिया गया है ना, तो क्वेश्चन को कोशिश कीजिए उसे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है बहुत आसान होता है समझने के लिए। ठीक है, जो कि आपको याद रहता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन इन मॉड b1 क्रॉस b2 होता है। तो सिंपल सा है कि अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया गया तो आपको ये तो पता ही है कि ये किस पॉइंट से पास हो रहा है और इनके डायरेक्शन रेशियो क्या है। क्लियर, तो जैसे हमारे पास जो लाइन दी गई है, इन लाइन को अगर हम कंपेयर कर ले, कंपेयर किससे करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिएगा पहला काम तो ये है कि पॉइंट्स क्या आएंगे, समझ लीजिएगा। फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर उसका पॉइंट देखा जाए तो पॉइंट क्या है, देखिए बेटा x - 3 है, तो 3 से पास हो रहा है, 5 है और 7 है, तो 3 5 7, ये इसका पॉइंट हो गया। और जो बेस होता है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जो बेस होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। तो हमने बात कर ली कि b1 की वैल्यू जो है वह है 1 -2 एंड 1। सिमिलरली हम सेकेंड लाइन के बारे में बात करते हैं कि a2 की जो वैल्यू है वो a2 क्या है बेटा, देखिए यहां पे +1 है, क्या है +1 है, इसका मतलब है कि हमने क्या होगा x -1 किया होगा, डिवाइड बाय 7 किया होगा, मतलब इसका पॉइंट क्या है -1 है, तो -1 एंड -1। ओके, तो पॉइंट क्या आ गया -1 -1 एंड डायरेक्शन रेशियो आ गया b2 आ गया 7 -6 एंड 1। अब जैसे ये 4 वैल्यूज पता हो जाती हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें जब पता है तो हमें फॉर्मूला तो पता ही हो गया। ठीक ना, फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। तो चलिए प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। तो हमारे पास जो a2 माइनस का a1 आ गया, वो क्या आ गया, a2 - a1 -1 -3 -4 हो गया, -1 -5 -6 हो गया, -1 -7 -8 हो गया, ये हो गया a2 - a1। बात करनी है b1 क्रॉस b2 की, तो b1 क्रॉस b2 सिंपल i j k हो गया। अब b1 का जो 1 -2 एंड 1 एंड अब b2 आ गया 7 -6 एंड 1। कैलकुलेट करते हैं i के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी, -2 + 6 -2 + 6 4 -j के रिस्पेक्ट में 1 -7
-6 एंड अब प्लस के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, -6 एंड अब +14, -6 + 14 +8 हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? B1 क्रॉस B2 की। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 64, सही है। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 60। चलिए वैल्यू देख लेते हैं इन रूट ऑफ, ये हो गया बेटा कितना? 100 हो गया। 100 + 16 116 आ गया। ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बेटा? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी? A2 - A1 कितना है बेटा? A2 - A1 की वैल्यू है -4 आयोटा I, सॉरी आयोटा नहीं I है, -6J एंड अब -8K डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है? 4I प्लस का 6J है और +8K, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया? -16 हो गया, -36 हो गया और -64, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, -116 आ रही है। ओके, चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस टी की वैल्यू, एस टी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड -116 डिवाइड बाय इन रूट ऑफ 116, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन रूट ऑफ 116, ठीक है ना। ओके, तो प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस में सेम होगा बेटा, तो केवल ध्यान रखना है कि 2 लाइनें दी गई हैं, पॉइंट्स पता होने चाहिए, काम अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। हमने तीनों क्वेश्चन जो सॉल्व किए, सभी का प्रोसीजर सेम है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये एचटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, अब बात करेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चन की। ओके, नोट कर लीजिए। हमें बात ये करनी है बेटा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मान लीजिए 2 लाइनें पैरेलल नहीं हैं, और पैरेलल नहीं है तो उसके बीच वो क्या करती है, वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती है, और कट करती है तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0 होती है। इसका मतलब सीधा सा है, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब सीधा सा है कि जो एस टी आता है आपका, एस टी को निकालनी चाहिए 0 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इंटरसेक्शन की कंडीशन के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 2 लाइनें दे दी जाए और कहा जाए कि ये लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं नहीं करती हैं, तो आप एच टी की वैल्यू को 0 दिखा दीजिए। अगर एच टी 0 है तो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, अगर एच टी 0 नहीं है लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो एच टी की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब सीधा सा है कि भाई A2 - का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन इन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू क्या नहीं चाहिए बेटा? इसकी वैल्यू चाहिए 0। अगर ये 0 आ गया तो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, अगर लाइन इंटरसेक्ट 0 नहीं आएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ओके, तो हम उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं नहीं करती हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इज द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट और नॉट, इंटरसेक्ट और नॉट, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट करने की कंडीशन ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम बात करेंगे कि इस कंडीशन को कि एसटी के थ्रू आप कैसे सॉल्व करेंगे कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो है नहीं, हमें कंडीशन जस्ट चेक करनी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया वो A1 की वैल्यू देखिए बेटा फटाफट 1 1 -1 दिया गया है। A2 की वैल्यू क्या दी गई है 4 0 -1 4 0 -1 दिया गया है, ठीक है। B1 डायरेक्शन देख लीजिए 3 -1 एंड 0 है, एंड अब B2 इज इक्वल टू दिया गया है 2, J का कोएफिशिएंट क्या है 0 है बेटा, 2 0 और 3 दिया हुआ है, 2 0 एंड 3। चलिए प्रोसीजर सॉल्व करते बेटा। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग,
A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 निकाल दीजिए बेटा। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 0 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। A2 माइनस A1 निकाल दे बेटा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग बेटा, तो B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। ये हो गया I J और K। B1 क्रॉस B2 तो 3 माइनस 1 0 एंड 2 0 3। तो चलिए I के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस J के रिस्पेक्ट में 9 और K के रिस्पेक्ट में आना चाहिए 0 और प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने डिनोमिनेटर सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू आ गई है माइनस का 3i माइनस 9j और प्लस 2k। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो B1 क्रॉस B2 का अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा माइनस 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे आएगा 81 और प्लस का 4, मीन्स आएगा इन रूट ऑफ 94। B1 क्रॉस B2 क्या आ गया बेटा, इन रूट 94 आ गया। चलिए तो बात करते हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 के बारे में। तो अगर बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या बेटा, देखते हैं 3i माइनस j और डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू देखी जाए तो माइनस 3i माइनस 9j और प्लस 2k। देखा डॉट देखिए बेटा, डॉट देखा जाए तो देखा जाए तो माइनस का 9 आएगा और प्लस का 9 आएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा 0, ठीक है। ये रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। इसका मतलब सिंपल से एक चीज तो समझ में आ रही होगी आपको कि एसटी जो था वो एसटी था A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। न्यूमरेटर वैल्यू क्या आ गई 0, तो एसटी क्या आ गया 0। और एसटी 0 होते ही क्या मिल गया आपको, एसटी 0 होते क्या मिल गया, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि एसटी की वैल्यू 0 कब आ सकती है, एसटी की वैल्यू 0 कब आ सकती है। देखिए B1 क्रॉस B2 ये 0 हो जाएगा तब भी एसटी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब एसटी 0 हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल सोटा आप केवल ये काम भी कर देंगे ना तो अपना काम बन जाएगा कि लाइंस इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है, ये इससे पता चल जाना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो एसटी अगर 0 आ गया तो लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये किस प्रोसेस से हो गया, हमने इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेथड से निकाल लिया कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको बातें तो समझ। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अभी तक हमने जो बात की थी वहां पे पैरेलल लाइंस नहीं थी और अभी जो क्वेश्चन में आएगा वो लाइंस अगर पैरेलल है तो हम उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो यहाँ पे 2 लाइंस हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 लाइंस है, यहाँ पे एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू हमने लिया है A1 प्लस लैम्डा B1 ले लिया बेटा, ठीक है। और एक सेकंड लाइन ले ली, ये पैरेलल है और ये डिफरेंट प्लेन्स में है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, डिफरेंट प्लेन्स में है। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू हमने ले लिया A2 प्लस का म्यू B2 वेक्टर। ओके, तो डायरेक्शन तो आपको पता है B2 का वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है B1 है। हमें 2 पॉइंट के बारे में बात करनी है। हमने 2 पॉइंट सपोज कर लिया कि एक A1 है यहाँ पर A और दूसरा है A2, यहाँ B मान लेते हैं यहाँ पे A2, ठीक है। हमें इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, समझिएगा क्या निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। ये A2M मान लेते हैं, AM हमें निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब डायरेक्शन दोनों की सेम है। डायरेक्शन क्या है सर, यहाँ पे डायरेक्शन दोनों पैरेलल है बेटा, तो यहाँ पे B1 और B होंगे क्योंकि लाइंस कैसी है, पैरेलल है, केवल पॉइंट चेंज है। ये A1 से पास हो रहा है, ये A2 से पास हो रहा है। हमें ये वैल्यू निकालनी है AM, ठीक है। तो हम AM निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें,
ए बी ज्वाइन कर लिया। तो अगर ए बी ज्वाइन कर लिया तो मुझे इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये राइट एंगल है, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल है। और इस ट्राइंगल में अगर देखें तो देखिएगा ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी हमें परपेंडिकुलर निकालना है और ए बी आपको पता होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो ए बी है, ठीक है। मतलब हमें निकालना क्या टारगेट है अपना, ए एम निकालना है, ये ए बी साइन थीटा, क्लियर। ए एम की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी साइन थीटा होगी। ये सारी चीजें किसमें है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो सिंपल सा हम बात कर सकते हैं कि वेक्टर इन द मैग्नीट्यूड। ऐसा कहा जा सकता है कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया है, क्योंकि ए बी और बी के बीच का एंगल मुझे पता है, ये बी वेक्टर हो गया और ये हो गया ए बी। तो ए बी के बीच का अगर हम एंगल देखना भी चाहें तो ये एंगल आएगा और इस एंगल को आप क्या बोल सकते हैं, अगर ये पाई माइनस थीटा तो ऑब्वियस सी बात ये क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा। इसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो सिंपल हम एक काम कर सकते हैं कि ए बी क्रॉस बी की अगर बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इंटू साइन, और इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ए बी और बी के बीच का एंगल, ए बी और बी के बीच का एंगल क्या है, दिस एंगल थीटा। तो अगर देखा जाए तो ए बी साइन थीटा की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, ए एम इंटू बी वेक्टर। ए एम क्या था, ए एम था परपेंडिकुलर लेंथ। तो ए एम की जगह हम लिख सकते हैं ए बी क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई इन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आ रही, ए बी क्रॉस बी अपॉन इन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए ए एम क्या था, ए एम था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको हम लिखेंगे एस टी इज इक्वल टू इन डिटरमिनेंट इन मैग्नीट्यूड। ए बी का मतलब क्या बेटा, ए बी का मतलब बी माइनस ए। तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट हमें डिस्टेंस निकालनी है उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो बात करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों की डायरेक्शन रेशियो देख लीजिएगा। डायरेक्शन रेशियो अगर सेम है तो इसका मतलब है कि लाइंस कैसी हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल के केस में फॉर्मूला अलग लगता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि इसका जो पॉइंट दिया गया होगा, इसका पॉइंट 1 2 3 दिया गया है, मतलब A1 जो पॉइंट दिया गया है वो है 1 2 एंड 3, ठीक है। A2 की वैल्यू देख लीजिए बेटा, A2 की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 2 4 एंड 5। ओके, अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन देखिए बेटा, यहाँ पे 2 3 4 है, जबकि यहाँ पे 4 6 8 है, लेकिन दोनों का रेशियो देखे जाए तो सेम है। रेशियो क्या है, 2 3 4, 2 से जस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो क्या हो गया, 4 6 और 8 हो गया। इसका मतलब सीधा समझना कि डायरेक्शन दोनों की सेम है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम है। ओके, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को, इसके डायरेक्शन रेशियो को थोड़ा अरेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 म्यू हो जाएगा, यह जाएगा 2i प्लस का 3j और प्लस 4k हो जाएगा। इसका मतलब 2 म्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि डायरेक्शन क्या है आपके पास, दिस वन, और डायरेक्शन आपके पास सेम आ जाता है। तो डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो v वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 एंड 4। डायरेक्शन क्या आ जाएगा 2 3 4 आएगा। तो क्वेश्चन को करते समय बहुत ध्यान से इन चीजों को देखिएगा कि डायरेक्शन कहीं सेम तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम दे देते हैं, लेकिन कई बार ये जैसे यहाँ पे हमने अरेंज किया उस टाइप से आपको अरेंज भी करना पड़ता है। ओके, तो डायरेक्शन भी मिल गया आपको, पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। तो सिंपल सा है, एच डी का फॉर्मूला A2
माइनस A1 करना है आपको, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू देख लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 2 एंड 2, 1 2 एंड 2, ठीक है। अब A2 माइनस A1, और बात करें क्रॉस B वेक्टर की, तो बात करेंगे हम लोग I J और K। A2 माइनस A1 की वैल्यू 1 2 एंड 2, एंड B की वैल्यू है 2 3 4, ओके। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो I के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 6 2, माइनस J के लिए 4 माइनस 4 0, और प्लस K के लिए वैल्यू आएगी 3 माइनस 4 माइनस 1, ओके। तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करनी है B के मैग्नीट्यूड की बात। तो इन रूट ऑफ B का मैग्नीट्यूड क्या बेटा, 2 का स्क्वायर 4 9 16, वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ 29। B की वैल्यू क्या आएगी, इन रूट 29। सिंपल। S की वैल्यू क्या आएगी, इन डिटरमिनेंट या इन मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड B। चलिए वैल्यू बता देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू इन रूट 29, ये इन मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन इन रूट 29, ओके। समझ बात आ रही है। तो चीजों को समझिएगा, लाइंस को देखते ही आप तुरंत फॉर्मूले पे लगाना मत शुरू कर दीजिएगा। समझिएगा कि इनकी डायरेक्शन सेम है या नहीं है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो डायरेक्शन सेम होगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जब डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ओके। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है यहीं पे इसे बाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप अब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।